तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बनाने की एक काफ़ी बड़ी और अच्छी कंपनी है। कंपनी का इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट भी करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में कंपनी पिछले 5 साल के हम फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके जो भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं पिछले 5 साल में उसमें कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी एक अनाउंसमेंट और है कि हमने अपने चैनल पे मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन भी अब शुरू कर दिया है और आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कई बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोज़, अलग से हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने मेंबर्स के लिए और दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। तो आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करके उन सारे बेनिफिट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बारे में। बात करें तो एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है स्पेशलिटी केमिकल्स की और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं केमिकल्स के थ्रू उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं कंपनी वो बनाती है। और काफ़ी अच्छी कंपनीज के साथ में कंपनी का टाइप है और काफ़ी बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। यहाँ देखें तो 35 कंट्रीज से ज़्यादा कंपनी की मार्केट प्रेजेंस है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी एक्सपोर्ट करती है 35 कंट्रीज़ में। उसके बाद करें तो कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस, यानी कि रॉ मटेरियल्स लेके जो फिनिश गुड्स होते हैं कंपनी सारे खुद ही बनाती है। और बात करें तो बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। और जो कंपनी कस्टमर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल और केमिकल कंपनीज हैं अक्रॉस USA, यूरोप और एशिया। तो USA, यूरोप, एशिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रोडक्ट्स में दम होगा, इसलिए सारी कंपनियाँ इनसे अपना माल खरीदी होंगी। दूसरी बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ IBB एंड ATBS। तो IBB और ATBS जो केमिकल्स हैं उसको बनाने की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी होने के बावजूद। बात करें दूसरा तो इंडिया की भी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर है IB और HP MTBE जो केमिकल्स बनते हैं उसको बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और उन दोनों प्रोडक्ट की बात की उसकी तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही सबसे बड़ी कंपनी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। फिर बात करें क्लाइंटेल की कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनसे अपना माल खरीदती हैं, तो उसमें BASF कॉरपोरेशन, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, SNF USA, डाउ यूरोप, GmbH, इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये इनके क्लाइंट हैं और इनसे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे माल खरीदते हैं। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, जिसमें बात की थी नंबर 1 रैंक है कंपनी का प्रोडक्शन में ATBS और IBB में, और इसके अंदर कंपनी 65% का मार्केट शेयर होल्ड करती है दोनों ही प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी मार्केटिंग कर रही है, उसको अच्छे से सेल कर पा रही है और अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसलिए कंपनी इस सेक्टर में मार्केट लीडर है। फिर बात करें यूजर इंडस्ट्रीज़ की कि कौन कौन से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो उसमें वाटर ट्रीटमेंट है, कंस्ट्रक्शन, पेंट एंड कोटिंग्स, पर्सनल केयर और एग्री केमिकल्स जो बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ होते हैं। फिर बात करें एक्सपोर्ट्स की, कौन कौन सी कंट्रीज़ में कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इस तरह की एशियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और USA में कंपनी अपना माल काफ़ी अच्छे से एक्सपोर्ट भी करती है। फिर बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, बात की कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करती है, तो कंपनी को कितना रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है और कितना कंपनी उसमें डोमेस्टिक सेल्स है। तो बात करें एक्सपोर्ट्स के थ्रू कंपनी को 68% में आता है और डोमेस्टिक सेल्स से कंपनी को 32% होता है। तो ज़्यादा जो कंपनी माल बनाती है वो एक्सपोर्ट ही होता है। इसमें बात की थी कंपनी के बड़े बड़े जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ टाइप है USA और यूरोप की, तो कंपनी ज़्यादातर माल अपना एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है। क्लियर हमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे इसमें कंपनी वर्ल्ड वाइड लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है और इंडिया के भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे इसमें इंडिया में भी नंबर 1 कंपनी है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छे से अपना कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 74% शेयर हैं, FIs के पास में 5% हैं, DIs के पास में 7% हैं और पब्लिक और दूसरी लोगों के पास में कंपनी के 14% शेयर हैं। तो
तो बात करें तो मेजरली जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स ने अपने पास ही रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि FIDs इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन प्रोमोटर्स ने ज़्यादा अपने शेयर अपने बेचे नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है इसके शेयर्स खरीदने का। इसलिए देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 12% का जरूर है, लेकिन 12% जो मुझे लग रहा है वो इस वजह से कंपनी को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा शेयर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं पा रही, इसलिए ज़्यादा इसमें कंपनी अपने जो स्टेक है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरे हिसाब से उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो शेयर है वो प्रोमोटर्स ने अपने पास ही रखे हुए हैं। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छा बिजनेस फाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है और बाकी सारे पैरामीटर कैसे हैं, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का हम डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पे देखें तो 2020 में कंपनी का था लगभग 1000 करोड़ का, और 2024 में देखें तो अच्छे से इंक्रीज हो गया 1900 करोड़ हो गया है। और लगातार देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 2023 में बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा 2078 करोड़ का, उससे 100-200 करोड़ 2024 में कम हुआ है। लेकिन पूरा हम देखें यहाँ पे तो 11% के काफ़ी अच्छे सीजर से कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको सेल कर पा रही है। फिर देखें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पिछले 5 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है। 40% का 2020 में था, फिर 37% 2021 में, लेकिन अब देखें तो 2024 में 25% आ गया, लगातार घट रहा है 27%, 29%, 25%। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5 साल के मुकाबले कम हुआ है। लेकिन बात करें हमने इस कंपनी का 10 साल का डेटा भी चेक किया था तो 2020-21 में ही कंपनी को ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, अदरवाइज कंपनी 24-25% के आसपास ही रही है पिछले 10 साल से। तो उस हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ है, लेकिन उसको स्टेबल कंपनी रख पा रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि हम बात की कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है पिछले 5 साल में, तो कंपैरिजन में हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 334 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जबकि 1000 करोड़ की सेल थी, और यहाँ आप देखें तो 1900 करोड़ की सेल आई है, तो 25% के हिसाब से कंपनी का सिर्फ 323 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 300-350 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। परसेंटेज में देखें तो 3% के मामूली से CAGRs के पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी सेल तो जरूर इंक्रीज कर पाई पिछले 5 साल में, लेकिन अपने प्रॉफिट को कंपनी इंप्रूव नहीं कर पाई। उसका जो रीज़न है वो ये कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, पिछले 5 साल में कम ही हुआ है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा बढ़ावा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल कंपनी 4 साल फ्री कैश फ्लो होल्ड कर पाई है। 1 साल कंपनी का 2022 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया है, वरना कंपनी ने अच्छे से अपना फ्री कैश फ्लो भी मैनेज किया है। जबकि बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी ऐसी होती है जिनको फ्री कैश फ्लो अवेलेबल 5 के 5 साल ही नहीं हो पाता है, हम चेक करते हैं, क्योंकि बार बार अपना पैसा उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें तो फिर भी पिछले 5 साल में से 4 साल कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में रही है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट करा है, और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 20% की कंपनी की एवरेज है। तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी अपने कस्टमर्स को पेमेंट कर देती है, इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर देती है। जबकि बात करें तो छोटी कंपनी है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, इसलिए कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर पा रही है। उसके बात करें डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, 0 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो, यानी कि सारा पैसा अपना लगा है, तो कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी होल्ड कर रही है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो 14% का कंपनी का रिटर्न इक्विटी पिछले साल का आया है, और पिछले 5 साल की एवरेज भी 20% की है। तो रिटर्न इक्विटी मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, तो अच्छे ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे। कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करा है, कंपनी कोई डेट नहीं है, ROE बढ़िया है कंपनी का। लेकिन कोई बात करें तो 2020-21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा आ गया था, तो अब उसको वापस से एवरेज आया, तो इसलिए हमें उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कुल बात करें तो कंपनी ठीक ठाक फाइनेंशियल होल्ड करती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छे ही फाइनेंशियल्स के कहे जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और इस कंपनी का भी हमने फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी का था नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 35 करोड़ का, 2023 में 517 करोड़ रुपए, और 2024 में 109 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि इसमें जो है देखें तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज लेते हैं, और कंपनी के फ्री कैश फ्लो की जो एवरेज आ रही है वो 200 करोड़, यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपये हर साल एक कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस फ्री कैश फ्लो के साथ जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 10,000 करोड़, यानी कि ऐसी कंपनी जो 200 करोड़ रुपये हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, आज की डेट में हमें उस कंपनी में 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो गई पूरी कंपनी वैल्यू।
अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू लगभग 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतना इसका प्राइस बनता है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर फेयर प्राइस पे या उससे ज़्यादा प्रीमियम देके हम खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में हो सकता है कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई कंपटीशन आ जाए या कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस में चेंज हो जाए, तो फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर आज ही हम अच्छे से सस्ते प्राइस में कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा रिस्क जो कम से कम हो जाएगा और हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे या उससे नीचे में कंपनी के शेयर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे से प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर देखें तो अभी कंपनी का फेयर वैल्यू निकला हमने 1000 रुपये और मार्जिन सेफ्टी होगा 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये के आसपास अगर इसके शेयर मिल जाएँ तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया डील है और हम अच्छे से अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लगेगा कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2234 रुपये के आसपास शेयर कर रहे हैं, और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। 1000 रुपये के आसपास कंपनी की फेयर वैल्यू थी, तो फेयर वैल्यू के डबल प्राइस पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने कंपनी की वैल्यू निकाली, उसके बाद कंपनी को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 71 का, जबकि इंडस्ट्री की पी है 43 की, तो उस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब क्यों ओवर वैल्यूड है, तो क्लियर हम देख रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, अच्छी कंट्रीज में उसकी मार्केट में पकड़ है, बहुत सारी चीज़ों में कंपनी नंबर 1 है, तो अच्छा प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है, इसलिए लोगों का साथ में उसके सेंटीमेंट भी है। और इसमें बात करें तो ओवरऑल मार्केट भी ऊपर चल रही है। बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के 52 वीक हाई और लो के डेटा की, तो 52 वीक का जो हाई है कंपनी वो 2240 रुपये का है और अभी 2234 रुपये, यानी कि उसी के आसपास शेयर ट्रेड करें। इस समय कंपनी जो अपने हाईएस्ट प्राइस पे चल रही है पिछले एक साल में। तो अगर इस समय उस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हायर वैल्यूएशन में इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के। हाँ, कंपनी अच्छी है, ठीक है, थोड़े फाइनेंशियल्स में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वो हमने जब बात की थी कि उसका एक्चुअली 24-25 के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो वो बढ़ गया था, तो उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा था। लेकिन बात करें तो कंपनी कोई डेट नहीं है, आरओई कंपनी का अच्छा है, तो फाइनेंशियल भी कंपनी का अच्छे हैं और बिजनेस प्रोफाइल भी कंपनी का अच्छा है। लेकिन बात करें तो अभी हायर प्राइस में, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे इस समय चल रहे हैं पिछले एक साल में, तो इस समय अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो उससे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी आप अपना होमवर्क कीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है। तो ये तो हो गए उन लोगों के लिए बात जो अपना नया पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट में चाह रहे हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा प्राइस चल रहा है, तो अगर आपने कम प्राइस पे खरीदे हैं तो अगर थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें परसेंटेज में कि पिछले 3 से 5 साल में कितनी कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रोथ दिखाई है, तो बात करें तो अभी 6 महीने के अंदर कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो 33% बढ़ा है। 6 फरवरी 2024 का जो शेयर प्राइस था 680 रुपये के आसपास था, तो और अब 2234 हो गया। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 19% ग्रोथ इस शेयर ने दिखाई है। 3 साल की बात करें, 3 साल में कुछ खास रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दी है 4.6%। लेकिन देखिए 5 साल में, तो 5 साल में 20% के सीजीआर से इसका शेयर बढ़ा है, यानी कि 1000 से जो है इसका 2200 रुपये शेयर प्राइस हो गया। यानी कि 2019 की बात करें तो 1000 के आसपास के शेयर ट्रेड करते थे और अब ये 2223 हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं ज़्यादातर कंपनियों को तो अच्छा ही रिटर्न देती हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में खराब हो जाती हैं। कोई कंपनी में ज़्यादा ही दिक्कत आए तो अलग बात है, अदरवाइज कंपनी का बिजनेस अगर ठीक चलता है तो 5 साल में बहुत ही अच्छी रिटर्न ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर्स को दे देती हैं। तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं। अगर किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5 साल का होरिजन लेके चलिए, क्योंकि बीच में अप डाउन आएंगे। लेकिन आपने अगर अच्छे से कंपनी के फंडामेंटल चेक करें और फिर सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट किया है, तो अगर टेम्परेरी उसका प्राइस नीचे भी जाएगा शेयर प्राइस, तो आप उसको होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपने क्यों कंपनी इन्वेस्ट किया। तो इससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, काफ़ी हाई प्राइस पे इसमें चल रही है। अगर आप चाहें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्राइस डाउन आ जाए तब हम इसमें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे जो बिजनेस है जल्दी साइक्लिक होते हैं, और जब डाउन साइकिल कंपनी का आएगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इस सबसे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।